Good morning, everyone. Today's video is about the topic First Information Report FIR, and in this video, we'll be studying section 154 CRPC in detail. FIR is called FIR because it is the first detailed information that has been recorded in detail. Okay, and when I talk about FIR or the first information of a cognizable offense given to the officer in charge of a police station, the concept is covered under section 154 of CRPC. The term FIR is not directly used in the BEAR Act, or you can say it is not used in the code, but it refers to the first information about a cognizable offense. जब भी एक cognizable offense commit होता है, उसकी पहली detailed information जो officer in charge of police station को दी जाती है, वो FIR form करती है. ओके अब जब मैं बात करूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस की, हम बार बार यूज कर रहे हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेंशन अंडर सेक्शन 2C ऑफ CRPC. ओके, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो आपको शेड्यूल में मेंशन है, और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ही ग्रेव और सीरियस नेचर के होते हैं, राइट. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट अब हम डिटेल में 154 में पढ़ेंगे, और FIR के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल delay in FIR and many other things are covered under 154 itself. Okay, so layman language में what is FIR? It is a basic document on the basis of which investigation is conducted. ओके, इन द करंट स्लाइड आप जो अपने सामने देख रहे हो, इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स FIR के बारे में बताने वाली हूँ. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे. FIR का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, अब ये दो पर्सपेक्टिव से हो सकता है, राइट. सबसे पहले इसको पढ़ते हैं. One of the principal objectives of FIR is to set the criminal law into motion or to initiate the criminal justice system. Okay, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए, सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन. ओके, एंड अगर मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पर्पस से देखूं तो इट इज द basic objective of FIR from the perspective of investigating agency is to obtain early information about the alleged criminal activity. जितनी जल्दी मिलेगा the process will be initiated accordingly and appropriate steps could be taken. Okay, अब जब हम second कॉन्सेप्ट की बात करें, FIR को FIR क्यों बोला जाता है, क्या पर्पस है. तो FIR क्या है, मैंने आपको पहली स्लाइड में मेंशन करा है, इट इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन. ओके, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, जो वो राइटिंग में डालते हैं, दे रिड्यूस इट टू राइटिंग. सो फॉर एग्जांपल इफ यू गेट द इंफॉर्मेशन ओरली, आप उसको राइटिंग में कन्वर्ट करते हो. ओके, एंड द रिपोर्ट कंटेन्स द फॉर्मल डिटेल इंफॉर्मेशन दैट इज साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट. जो कोई भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, that information is signed by the informant. Okay, now the FIR that is lodged in a police station not having the jurisdiction, तो बेसिकली क्या होता है, कई बार ऑफेंस कहीं और कमिट होता है और इन्फॉर्मेंट किसी और jurisdiction के पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देता है, राइट. तो when an FIR is lodged in a police station not having the jurisdiction to investigate the case, right, that will be basically called a जीरो नंबर FIR. तो जब किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आती है जहाँ के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं, राइट, एंड इट इज नंबर्ड एज जीरो नंबर FIR. there is no numbering as such. It is a zero number FIR. Initial details are taken and later it is transferred to the police station having the jurisdiction of that offense. Okay, तो वहां जाके उस पुलिस स्टेशन में वो FIR फिर नंबर होती है. तो जहां पहले आई है वहां पे नंबर नहीं होगी अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है. जो सब्सिक्वेंट पुलिस स्टेशन होगा जहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पे ट्रांसफर हुई है, वो उसको अल्टीमेटली नंबर करेगा. ओके, अब एक कॉन्सेप्ट होता है एंटी टाइम्ड FIR. ओके, जब भी कोई FIR लॉन्च होती है किसी इवेंट के अकर होने से पहले ही, उसको एंटी टाइम्ड FIR बोलते हैं. मतलब वो कोई फॉल्स है या फेक इंफॉर्मेशन आई है. ओके, ये बहुत ही प्लानिंग के साथ होता है, यूजुअली ये फेक FIRs होते हैं. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी टाइम्ड FIR. इवेंट से पहले ही FIR रजिस्टर होगी. ओके, अनदर कॉन्सेप्ट इज ordinarily क्या होता है, whenever an offense is committed, the law requires कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली आ जाए, बहुत ही टाइमली मिल जाए, उस जिस टाइम हुआ है उसी टाइम वो
रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन अगर कोई एक्सप्लेनेबल डिले है रिकॉर्डिंग में किसी रीजन से, कोई बहुत समथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड फेटल टू द केस, तो वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ठीक है, द कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन। बट अगर कोई अनएक्सप्लेन डिले है, यू नो तो द कोर्ट मे बिकम सस्पिशियस अबाउट द रोल ऑफ द informant and he may seek an explanation for the informant। इस पूरे पॉइंट को रेफर करा गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 सुप्रीम कोर्ट। वो इस पूरे डिले इन द लॉजिंग ऑफ एफआईआर पे बात करता है। ओके, अब हम डायरेक्टली सेक्शन 154 के बारे में बात करेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निजेबल केसेस से। इस सेक्शन के कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आपको सभी एसेंशियल्स याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। आई हैव मेंशन्ड दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2C। तो एफआईआर किसकी बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड कॉग्निजेबल केसेस, नॉट नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ओके, information, second essential is that information is given to the officer in charge of police station। जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जाती है। इंफॉर्मेशन गिवन मे बी ओरल और इन राइटिंग। इंफॉर्मेशन ओरली भी आ सकती है, राइटिंग में भी आ सकती है। इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन ओरली, इट शैल बी रिड्यूस्ड into writing by the police officer। Okay, it shall be read over to the informant and shall be signed by the informant। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी अगर ओरली आ रही, इट शैल बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। जिस इंफॉर्मेंट ने ये इंफॉर्मेशन दी है उसको वो पढ़ के सुनाया जाएगा, और जो वो इंफॉर्मेशन है वो साइन भी करी जाएगी इंफॉर्मेंट द्वारा, जो उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इवेंट, उस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म कर रहा है। ओके, another thing, the police officer is required to enter the substance of information। जो भी substance होगा उस information का वो एक बुक में रिकॉर्ड करी जाएगी जो पुलिस ऑफिसर अपने पास रखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द FIR डायरी। ओके, नाउ द कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कॉपी है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है इन्फॉर्मेंट द्वारा, वो कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड करवाई है उसकी कॉपी इन्फॉर्मेंट को प्रोवाइड करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस स्लाइड में हमने सेक्शन 154 क्लॉज 1 के बारे में बात करी थी। अब इसी सेक्शन में एक प्रोवाइजो भी है, ठीक है। तो वो प्रोवाइजो क्या कह रहा है वो हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में, क्योंकि प्रोवाइजो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जो प्रोवाइजो है ओरिजिनली 2013 के थ्रू एंटर हुआ था, एंड इन 2018 अमेंडमेंट एक्ट देयर वर सम अमेंडमेंट्स। ओके, तो अभी प्रोवाइजो क्या कहता है, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अ वुमन, अगर एक वुमन इंफॉर्मेशन देती है जिसके अगेंस्ट एक ऑफेंस कमिट हुआ है या allegedly it is an offense, you know, and that offense is falling under section 326A। तो जो मैं सेक्शन के नंबर्स बोलने वाली हूँ इन सभी में ये ऑफेंस हुआ है। जो इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय द वुमन is with respect to these offenses, that is 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 376, 376B, C, D, E और सेक्शन 509 ऑफ IPC। अगर एक वुमन इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग she gives an information and they are alleged to have been committed or attempted, so they are alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a women police officer or any women officer। तो ऐसे ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन अगर एक वुमेन देती है इन ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो वो इंफॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा? वुमेन ऑफिसर और अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, राइट। अगर जो विक्टिम है, आगे इस प्रोवाइजो में एक और चीज लिखी है, अगर जो विक्टिम है वो टेम्पररीली या परमानेंटली मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस कमिट करे गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था 354, 354 ए बी सी डी, 376, 376 ए ई और 509 ऑफ आईपीसी, ये सारे ऑफेंसेस या तो कमिट करे गए हैं या अटेम्प्ट करे गए हैं। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है जो विक्टिम देता है, ये कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? एट द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस। किसकी प्रेजेंस में होगा ये? इंटरप्रेटर या फिर एक स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में होगा, और ये सारा रिकॉर्ड होगा और वीडियोग्राफ होगा। ओके,
Okay, another aspect that we'll be discussing is section 154 subclause 3, that is remedies on refusal to lodge the FIR. अगर आपकी FIR नहीं लॉन्च हो रही है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज है. ओके, ये सारी रेमेडीज सीक्वेंस में है. ओके, तो सबसे पहली चीज, इफ द ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड द FIR, तो अग्रीव्ड पर्सन के पास क्या क्या रेमेडीज है. सबसे पहली रेमेडी है, आप सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे सकते हैं, you know, through post. And if the superintendent of police is satisfied, he may direct investigation or can himself conduct the investigation. Another set of remedies that is given under CRPC is you go to the magistrate under section 156(3). Okay, एक और remedy जो आपको CRPC में provided है, you go to the magistrate under section 200. तो अब 200 में क्या होता है, basically cognizance is taken of the offence on the basis of complaint. और एक और लास्ट रेमेडी दैट इज अवेलेबल इज गोइंग टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी. हाई कोर्ट वाली रेमेडी आप डायरेक्टली नहीं एक्सरसाइज करते हो, इन फर्स्ट को नहीं एक्सरसाइज करते हो. पहले आप गिवन रेमेडीज करते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, आपको ऊपर वाली रेमेडीज करनी पड़ेंगी. ओके, another perspective of FIR is whether you have to mandatorily register the FIR. क्या ये ज़रूरी है कि FIR रजिस्टर होगी. इसके लिए हम एक जजमेंट पढ़ेंगे, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी. इसमें काफ़ी क्लियरली दिया गया है. I am reading the paragraph that is given in the slide. Section 154 uses the term shall. Shall जब होता है, that means you have to do it, right? So the word shall leaves no discretion with the police to hold preliminary inquiry before recording an FIR. आपको FIR record करनी है. The use of the expression information without any prefix. Information से आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, so that means it makes it clear that the police has to record the information despite being unsatisfied about its reasonability and credibility. So there has to be a mandatory registration of FIR, and that is discussed in the case Lalita Kumari versus Government of UP. Okay, you can read this judgment in detail. In this slide, we'll be discussing about the importance of FIR, or you can also say what is the evidentiary value of FIR. Okay, तो सबसे पहले point by point discuss करते हैं. FIR in a criminal trial is extremely vital piece of evidence, you know, for the purposes of corroborating the oral evidence produced at the time of trial. जो आप oral evidence देते हैं ट्रायल के टाइम में, जब एक कोर्ट में ट्रायल हो रहा होता है और आप oral evidence देते हैं, उस टाइम पे FIR एक बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि आप उसको अपने ओरल एविडेंस से भी corroborate कर सकते हैं. उस टाइम जो स्टेटमेंट्स देते हैं और जो पहले आपने FIR में दिए वो corroborate होते हैं. Okay, now FIR is a public document. We all know that, and the accused is entitled to have its certified copy. ये मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया कि कॉपी मिलना जरूरी है. You are entitled to have the copy of the FIR, and what if that copy is denied? Then the denial will be against the principles of natural justice. And also linking this point with the Constitution of India, you have to understand that it is also violative of Article 21 of the Constitution. Okay. Now the FIR contains information relating to only the cognizable offences. ये मैंने आपको पहले भी मेंशन करा है, सिर्फ cognizable offences के बारे में डिस्कशन होगी. कोई भी नॉन cognizable offence की information है, that is recorded under section 155 of the code. ओके, एक और इसमें एक पॉइंट आता है, FIR इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट मे बी यूज्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस. ओके, सब्सटैंटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, बट इसके कुछ एविडेंशियरी वैल्यू है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ये सारा यहाँ पे CRPC की एविडेंस एक्ट के साथ लिंकिंग हो रही है कि हाउ these provisions will be relevant in the evidence act. Okay, what is the importance of FIR when we talk about the evidentiary value? कैसे ये एविडेंस में काम है. ओके, अब आप FIR को कैसे यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज टू corroborate means supporting. Now the FIR can be used to support the informant witnesses under section 157A. तो ये वहां पे corroboration में काम आता है, support में काम आता है. Second, it can be used to contradict means denying that okay, I don't agree to this. So it can be used to contradict an informant witness under section 145 of the Indian Evidence. Corroborate 157, contradict
145 of the Indian Evidence Act. Okay. Now, FIR can also be used as a dying declaration. ठीक है? और वहाँ पे it will be used as substantive evidence if it relates to the cause or occurrence, or some sort of a circumstance or a fact that results in the informant's death within the meaning of Section 32 of Indian Evidence Act. तो Indian Evidence Act Section 32 में the FIR can also be used, as a dying declaration. So these are some of the important uses of FIR, and also these are also the evidentiary purposes of FIR. What evidentiary value the FIR carries. Okay. So this was all about FIR.